Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. मेरा number है 9899123008. In case of any feedback or in case you need help in and around Delhi, you can contact me in this particular number. So हम पढ़ रहे थे फिजिकल एक्सेस, सिक्योरिंग फिजिकल एक्सेस पहले, और उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल एक्सेस कंट्रोल्स. तो मैंने ये बोला था कि दोनों वर्चुअली तकरीबन सेम है, और फिजिकल एक्सेस में सोर्स होता है ह्यूमन बीइंग और इन्वायरमेंटल कंट्रोल में सोर्स होता है इन्वायरमेंट. ऐसा इन्वायरमेंट जो अनडिज़ायरेबल हो. तो अनडिज़ायरेबल इन्वायरमेंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और उसी फैशन से हमें जो एक्सेस कंट्रोल्स हैं उसी तरीके से कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं, उसी तरीके से उन्हें बनाना पड़ता है. तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, रिस्क पढ़ लिया था, थ्रेट्स एंड एक्सपोजर, बेसिकली इन्वायरमेंटल थ्रेट्स एंड एक्सपोजर पढ़ लिए थे. अब हम टेक्निक्स पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल कंट्रोल की, और फिजिकल एक्सेस कंट्रोल की तरह ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है और टेक्निकल कंट्रोल है. तो हमारी स्टडी कहती है कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को या फैसिलिटी को हमें कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देना चाहिए ताकि वो इफ़ेक्टिवली फंक्शन कर सके. ऐसा ना हो कि फ्लड आ जाए, ऐसा ना हो कि अर्थक्वेक्स प्रोन एरिया है, जैसे जापान वगैरह में अर्थक्वेक प्रोन एरिया ज़्यादा होता है. दिल्ली में फॉल्ट लाइन जो कई जगह से फॉल्ट लाइन निकलती है, वो फॉल्ट लाइन अर्थक्वेक से ज़्यादा सेंसिटिव होती है. उसके बाद पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर, वहाँ क्या कितना हीट होती है, कितना टेम्परेचर जाता है, कितना, कई जगह -डिग्री में चले जाता है, कई जगह 45 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर जाता है. तो वहाँ पर किस तरीके का कंट्रोल्स होनी चाहिए ताकि हम उस इन्वायरमेंट से बच सकें. और इसके लिए हम रिस्क प्रोफाइलिंग करनी पड़ती है. हमें समझना पड़ता है साइट को देखने से पहले, उसको चूज़ करने से पहले, उससे डिज़ाइन करने से पहले रिस्क प्रोफाइलिंग करनी पड़ती है साइट की. और फिर रिस्क प्रोफाइलिंग किसके बेसिस पर करनी पड़ती है कि हम कौन से कंप्यूटिंग इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, सपोर्टिंग इक्विपमेंट कौन से होंगे, सप्लाईज़ क्या होंगे, और बाकी कंपोनेंट्स क्या होंगे, डॉक्यूमेंटेशन, फैसिलिटी, किस जगह पर वो फैसिलिटी सिचुएटेड होगी. तो उसी हिसाब से हमें रिस्क को रिड्यूस करना पड़ेगा, जितना रिस्क रिड्यूस हो सके इन्वायरमेंटल थ्रेट्स और हैज़ार्ड्स का. तो हमारी स्टडी, जैसा कि मैंने बोला कि उसे दो भागों में डिवाइड करती, एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल कंट्रोल. एडमिनिस्ट्रेटिव में सबसे पहले वो जिस तरह से फिजिकल कंट्रोल्स है उसी तरीके से वो बोलती है कि आप साइट को चूज़ करोगे. तो चूज़ करने के लिए वही आपको विजिबिलिटी देखना है कि अगर मान लिया सपोज़ नॉर्मल कंपनी है तो वो वहाँ विजिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए. मतलब अगर सॉफ्टवेयर कंपनी है, कस्टमर आए, वो विजिबल एरिया में हो सकती है, किसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में हो सकती है. लेकिन अगर डेटा सेंटर है तो विजिबल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिफाइबल नहीं होना चाहिए, उसमें डायरेक्शनल साइंस नहीं होनी चाहिए, विंडोज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम उसे सिक्योर करके रखना चाहते हैं. वहाँ पर कोई डायरेक्शनल साइन वगैरह हम नहीं देना चाहते. हम नहीं चाहते किसी को पता चले कि यहाँ आने का डायरेक्शन. और डायरेक्शनल साइन देकर कई बार आदमी बेईमानी कर सकता है. कई बार आदमी अंदर घुस गया और बोले मैं तो यहाँ पर जगह भूल गया था और ये डायरेक्शनल साइन था, इसको डायरेक्शनल साइन को देखते हुए इधर की तरफ आ गया. क्योंकि हमारी सोच ये है कि वो उस डायरेक्शन को फॉलो ही ना करे. तो डायरेक्शनल साइंस, विंडो, विजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए. लोकल कंसिडरेशन देखेंगे, जैसे हमने पहले देखे थे लोकल थ्रेट्स, मतलब सिक्योरिंग फिजिकल कंट्रोल्स वाले चैप्टर में देखे थे, उसी तरीके से लोकल रेट देखेंगे क्राइम का, फोर्स्ड एंट्री, बर्गलरी, ये सारी चीज़ें देखेंगे. उसके अलावा नेचुरल डिज़ास्टर्स देखेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है नेचुरल डिज़ास्टर्स की. अर्थक्वेक हो, विंडो, स्नो हो, फ्लडिंग हो, अर्थक्वेक के फॉल्ट्स हैं, फॉल्ट लाइन कहाँ से जा रही है, जैसे दिल्ली से फॉल्ट लाइन जाती है. तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे. उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे. ट्रांसपोर्टेशन में हम देखेंगे कि भाई इजी एक्सेस होना चाहिए हाईवे से, रोड ट्रैफिक से. साइट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हाईवे और रोड की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. उसके बाद एक्सटर्नल सर्विसेज देखेंगे कि लोकल इमरजेंसी सर्विसेज कितनी दूर पर हैं, पुलिस, फायर, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज़ कितनी दूर पर हैं, साइट से कितनी दूर में हम नियरेस्ट जगह पर जा सकते हैं. फिर उसके बाद एक बार साइट चूज़ कर ली, उस साइट को डिज़ाइन करेंगे. साइट में हम वही करेंगे, वॉल्स को डिज़ाइन करेंगे. हमें एक एक्सेप्टेबल फायर रेटिंग होनी चाहिए वॉल्स की.
अगर मान लीजिए सपोज स्टोर्ड मीडिया है, कहीं पर हम स्टोर्ड मीडिया रख रहे हैं, मालूम पड़ा है किसी रूम या किसी क्लोजेट में हम बैकअप मीडिया रख रहे हैं, तो वहाँ उसकी और ज़्यादा हायर फायर रेटिंग होनी चाहिए, ताकि वो उसमें थोड़ी सी भी आंच लगेगी तो वो जल जाएगा। तो वॉल्स में बेसिकली हमें ये देखना पड़ेगा कि फायर रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल फायर रेटिंग होनी चाहिए कि जले ना वॉल, एक लिमिट से भी ज़्यादा फायर रेटिंग। अगर पूरा बिल्डिंग जलना भी स्टार्ट करे तो वॉल इंटैक्ट रह जाए। उसके अलावा स्टोरेज मीडिया क्लोजेट्स या रूम्स हैं उनकी और ज़्यादा हायर फायर रेटिंग होनी चाहिए। उसके बाद हम सीलिंग को देखेंगे। सीलिंग में जो है कि मैं वेट बियरिंग रेटिंग देखनी इंपॉर्टेंट है। फायर रेटिंग तो देखेंगे, उसके अलावा वेट बियरिंग रेटिंग देखेंगे कि कितना वेट बियर कर सकती है। अगर फॉल सीलिंग वगैरह आपने लगा रखा है तो वेट बियरिंग रेटिंग देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप फ्लोर्स को देखोगे। अगर कंक्रीट स्लैब्स हैं तो देखोगे फिजिकल वेट क्या है उसका, उसकी फायर रेटिंग क्या है। अगर रेस्ड फ्लोरिंग है तो उसमें फायर रेटिंग देखोगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखोगे, नॉन कंडक्टिव सरफेस मटेरियल होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया सपोज फ्लोर्स है तो फ्लोर या तो कंक्रीट फ्लोरिंग स्लैब्स होगा, तो उसमें आप फिजिकल वेट है कितना भारी है, बिल्डिंग बेयर कर सकती है कि नहीं कर सकती, वो तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप देखोगे। लेकिन फिर भी अगर मान लिया कोई डिजास्टर हो रहा है, कोई भूकंप हो रहा है, तो उसमें बेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसकी फायर रेटिंग क्या है। अगर रेज्ड फ्लोरिंग है, ज़मीन से ऊपर रेज्ड फ्लोरिंग है, तो वहाँ पर एक स्टैटिक बिल्डअप होता है, इलेक्ट्रिक करंट का स्टैटिक बिल्डअप हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखोगे, नॉन कंडक्टिव सरफेस मटीरियल है कि नहीं है ये देखोगे। उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल केबल्स देखोगे, ये सही तरीके से इलेक्ट्रिकल केबल्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। वॉल होती है, वॉल के बीच में आपकी मेटल का पाइप्स होते हैं और वो उसके ऊपर प्लास्टिक का मटेरियल लगा रहता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल रखा रहता है, और उसके अंदर केबल्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स जा रहे होते हैं, डेटा केबल्स अलग तरीके से जा रहे होते हैं। तो ये देखना पड़ेगा आपको, डेटा केबल्स कहाँ से जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स कहाँ से जा रहे हैं। अगर मान लीजिए सपोज फ्लोरिंग है तो उसमें अगर कोई ओपनिंग है वो स्मूथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी शार्प एजेस नहीं होनी चाहिए जिससे किसी का हाथ कट गया या किसी का सर लग गया तो उसमें प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ें देखना है कि मतलब उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी है तो वो जनरली ग्राउंड फ्लोर में ना हो तो ज़्यादा बेटर है, टॉप फ्लोर में भी ना हो तो ज़्यादा बेटर है, फर्स्ट फ्लोर बीच के फ्लोर्स में हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब फ्लोरिंग के केस में हमें ये ध्यान देना पड़ेगा। विंडोज़ जो है जनरली एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी डेटा सेंटर में पर्टिकुलरली। विंडोज़ अगर ऑफिसेज वगैरह हैं तो ट्रांसपेरेंट विंडोज़ हैं, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज कोई डेटा सेंटर है तो वहाँ पर अगर धूप आने के लिए, सनलाइट आने के लिए कुछ है, अगर आप प्रोविज़न करना चाहते हो तो वहाँ ट्रांसल्यूशेंट या शटर प्रूफ विंडो होनी चाहिए। ऐसी विंडोज़ जो टूटे नहीं आसानी से, ऐसी विंडोज़ जहाँ से अंदर से तो बाहर दिख जाए लेकिन बाहर से अंदर ना दिखे, या दोनों तरफ से एक दूसरे को ना दिखे। तो विंडोज़ जनरली नहीं होनी चाहिए डेटा सेंटर में। बाकी कई जगह विंडोज़ होनी चाहिए, तो ये देखना पड़ेगा कि विंडोज़ किस टाइप की वहाँ पर आप रखोगे। डोर्स होनी चाहिए, तो डोर्स फोर्सिबल एंट्री नहीं होनी कर सकें, उसमें तोड़ नहीं सकें। फायर रेटिंग होनी चाहिए वॉल्स के बराबर की। इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए क्योंकि ह्यूमन बीइंग अंदर है, और अगर मान लिया कोई ह्यूमन रिसोर्स अंदर है, आदमी अंदर है, कोई प्रॉब्लम हुई तो इमरजेंसी एग्जिट से बाहर आ जाए। और क्लियरली मार्क्ड और मॉनिटर होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल डोर लॉक्स इमरजेंसी एग्जिट में होनी चाहिए। और वो अगर मान लिया पावर आउटेजेस हो गए तो फिर हमें ये देखना है कि उस केसेस में कैसे हम सेफ इवैक्यूएशन करेंगे। डोर्स तगड़े होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि सिक्योरिटी कंसर्न हमारा वैलिड है कि डोर्स तगड़े होने चाहिए, लेकिन ऐसा है आदमी बाहर निकलना इजी होना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन की सेफ्टी। इसके बाद मीडिया का प्रोटेक्शन होना चाहिए, यानी मीडिया लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए। और मीडिया लाइब्रेरी कैसी होनी चाहिए? फायर प्रूफ होनी चाहिए, फायर प्रूफ कैबिनेट्स होनी चाहिए। और उसके बाद उसमें फंगस ना लगे, हीट रेजिस्टेंट हो, ये सारी चीज़ देखने की ज़रूरत है मीडिया के प्रोटेक्शन में। जो भी क्लोजेट वगैरह आप बना रहे हो तो उसमें फंगस वगैरह ये ना लगे, पहला आप देखोगे। दूसरा, अगर आग लग रही है तो हीट रेजिस्टेंस रहें। ऐसा होता है कि जब हवाई जहाज़ उड़ता है तो हवाई जहाज़ में एक ब्लैक बॉक्स होता है। अगर हवाई जहाज़ कहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया तो वो ब्लैक बॉक्स रहता है। ब्लैक बॉक्स इतना पावरफुल होता है
कि वो उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग होती है वो उसको संभाल के रखता है, वो किसी हालत में डिस्ट्रक्ट नहीं होने देता है। तो वहाँ मीडिया का प्रोटेक्शन किया जाता है। उस लेवल का मीडिया की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मीडिया प्रोटेक्शन होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए कि नहीं, अगर मान लिया सपोज अगर मान लिया आग वगैरह लगी है तो पानी आ जाए। ड्राई स्प्रिंकलर्स होते हैं, वेट स्प्रिंकलर्स होते हैं, दो तरह के स्प्रिंकलर्स होते हैं। तो उनमें से कोई भी स्प्रिंकलर्स होनी चाहिए। फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए। फायर रेजिस्टेंस रेटिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बहुत इंपॉर्टेंट है, और फायर सेफ्टी कंप्यूटर रूम की तो बहुत ही ज़रूरत है। अगर मान लिया सपोज कंप्यूटर रूम है तो वो नॉर्मल ऑक्यूपेंट्स जो हैं उनसे सेग्रीगेटेड होना चाहिए। यानी अगर मान लिया सपोज ऑफिसेज वगैरह हैं उसके चारों तरफ और बाद में कंप्यूटर रूम है, तो दोनों के बीच में जो दीवार है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि कंप्यूटर रूम सेपरेटेड रहे, और उसके दीवार की फायर रेटिंग कम से कम ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम 2 या 3 घंटे तक विथस्टैंड रहे। कैसी भी फायर रहे 2-3 घंटे तक आराम से वो खड़ा रहे, ताकि उतनी देर में उससे आग को बुझाया जा सके। वाटर ड्रेन्स पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि वो पानी बाहर मूव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मालूम पड़ा वापस अंदर आ जाए, बिल्डिंग से बाहर मूव करना चाहिए, ताकि जितने भी कंटामिनेंट्स हैं, अगर कोई कहीं पर कोई कंटामिनेंट्स हैं वो बिल्डिंग के अंदर ना आए, बाहर जाएं। एसी यूनिट का डेडिकेटेड पावर सर्किट होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एयर कंडीशनिंग, जिस तरह वाटर ड्रेन्स पॉजिटिव होना चाहिए, एसी का भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि वो आउटवर्ड हवा जाए। अगर मान लिया कोई एयर प्रेशर है वो आउटवर्ड आए, इनटेक वेंट से हो, लेकिन ऐसा है कि फिर उसके बाद हवा जो है बाहर की तरफ जाए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसमें हमारी स्टडी कहती है कि बैकअप होनी चाहिए, अल्टरनेट पावर सोर्सेज होनी चाहिए। तो हमारी स्टडी ये कहती है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या है, आप साइट को चूज़ करोगे। साइट को चूज़ जब करोगे तो सबसे पहले विजिबिलिटी का ध्यान रखोगे, फिर लोकल कंसिडरेशन, नेचुरल डिजास्टर का ध्यान रखोगे। विजिबिलिटी का मतलब ये है कि आप ये ध्यान रखोगे डेटा सेंटर बाहर से विजिबल नहीं होना चाहिए। दूसरा लोकल कंसिडरेशन देखोगे, चोरी चकारी तो नहीं है। तीसरा नेचुरल डिजास्टर्स तो नहीं होते हैं, अर्थक्वेक तो नहीं आता, अर्थक्वेक फॉल्ट लाइन में तो नहीं है, फ्लडिंग तो नहीं है, यमुना के किनारे तो नहीं है, गंगा के किनारे तो ज़्यादा नहीं है। यमुना में फ्लडिंग आती है तो आपने नदी के किनारे वो कर लिया। ज़्यादा गर्मी तो नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं होती है, नेचुरल डिजास्टर्स होने के चांसेस तो नहीं है। ये सारी चीज़ आपको देखनी होगी। उसके अलावा आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन क्या कि हाईवे है कि नहीं है। उसके अलावा देखोगे एक्सटर्नल सर्विसेज का कि भाई पुलिस, फायर, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी कितनी दूर पर है। फिर उसके बाद आपने इस तरीके से साइट चूज़ कर दी। उसके बाद साइट को डिज़ाइन करोगे। डिज़ाइन में वॉल देखोगे, वॉल क्या कैसी होनी चाहिए, फायर रेजिस्टेंस होनी चाहिए और इस तरीके की होनी चाहिए। अगर उसकी अगर ऐसी जगह की वॉल है जहाँ पर मीडिया स्टोर करके रखा जाता है या क्लोजेट है, रूम है, उसकी तो और ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस होनी चाहिए। सीलिंग होगी तो सीलिंग तो फायर रेजिस्टेंस होनी ही चाहिए। सीलिंग में वेट जो है, वेट बियरिंग रेटिंग उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। यानी वेट रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज़ तो नहीं होती, लेकिन वेट बियरिंग रेटिंग वो ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आप फ्लोर्स देखोगे। फ्लोर्स अगर ग्रेनाइट का स्लैब है तो उसका फिजिकल वेट्स देखोगे कि अगर मान लिया अर्थक्वेक आ गया, ये कोई चीज़ें आ गई हैं, आग लग गई, तो वो बेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसकी फायर रेटिंग देखोगी। फिर उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि अगर मान लिया सपोज रेज्ड फ्लोरिंग है, यानी ज़मीन से ऊपर फ्लोरिंग, तो उसकी फायर रेटिंग देखनी पड़ेगी। उसमें ये देखना पड़ेगा, उसमें स्टैटिक चार्ज बन जाता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो चार्ज तो नहीं बन रहा है। उसमें जो मटेरियल लगा है वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए। सरफेस मटेरियल जो है नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। नॉन कंडक्टिंग होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करेगी। कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। उसके बाद क्या है कि आप डेटा केबल्स को देखोगे। डेटा केबल्स कहाँ पर जा रहे हैं, अबेंडेंट केबल्स को देखोगे, उनको हटाओगे। उसके बाद आप ये अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी है तो वो ग्राउंड फ्लोर में नहीं होनी चाहिए, टॉप फ्लोर में नहीं होनी चाहिए, आइडियली बीच में होनी चाहिए। टॉप फ्लोर में होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ऊपर से कुछ गिर गया या समथिंग लाइक दैट, तो वो ऊपर से कोई आ रहा है तो वो डायरेक्टली छत से नीचे आ सकता है। और ग्राउंड फ्लोर में है तो ग्राउंड फ्लोर पहले वो जाएगा, उसके बाद टॉप फ्लोर जाएगा, जाने के चांसेस कम होंगे।
अगर डेटा सेंटर वगैरह है तो उसमें विंडो की ज़रूरत ही नहीं है, होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर डेटा सेंटर नहीं है और दूसरा ऑफिस है तो वहाँ पर आप इस तरह के विंडोज़ लगाओ जिसमें से जो ट्रांसल्यूसेंट हो, मतलब बाहर से अंदर नहीं दिखे। डोर्स मजबूत होनी चाहिए, फायर रेटिंग होनी चाहिए उसकी वॉल के बराबर, यानी कि दीवारों के बराबर फायर रेटिंग होनी चाहिए। इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए। और दूसरी बात, आग लगना एक सिक्योरिटी कंसर्न है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न है ह्यूमन बीइंग का सेफ इवैक्यूएशन, यानी आपके एम्प्लॉय का सेफ इवैक्यूएशन। तो उसके लिए क्या करना है, इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक डोर लॉक्स को आप देखोगे कि वही कि ये डिसेबल्ड तो नहीं है, अगर पावर आउटेजेस हो जाती हैं तो डिसेबल तो नहीं हो जाते हैं। सेफ इवैक्यूएशन क्या हो जाएगा अगर डिसेबल हो गई ये। उसके बाद आप एग्ज़िट सही तरीके से मार्क्स होनी चाहिए ताकि पर्सनल सेफ्टी सही तरीके से हो सके और आदमी डोर्स वगैरह से इजीली बाहर जा सके अगर मान लिया आग लग गई या कुछ हो गया। उसके अलावा मीडिया प्रोटेक्शन होना चाहिए। मीडिया प्रोटेक्शन के लिए मीडिया लाइब्रेरीज़ होती हैं। अगर मान लिया सपोज आप किसी टीवी स्टेशन में चले जाओ या रेडियो स्टेशन में चले जाओ, तो रेडियो स्टेशन में जो भी उन्होंने रेडियो में बोला है तो उसके आर्काइव्स बनती हैं। एक पर्टिकुलर उनका रूम होता है जहाँ पर बाइट्स होती हैं, तो वो कभी किसी भी टाइम की बाइट्स आप उसमें से निकाल सकते हो। तो वो मीडिया प्रोटेक्शन, उस मीडिया को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कैसे प्रोटेक्ट करोगे, उसके लिए फायर प्रूफ कैबिनेट्स होनी चाहिए। और उसके बाद जो कैबिनेट्स हैं वो जो ये दीमक वगैरह के रेजिस्टेंस होनी चाहिए, फंजाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए, हीट रेजिस्टेंस होनी चाहिए। फिर आपकी बिल्डिंग में स्प्रिंकलर्स होने चाहिए ऊपर पानी, ताकि आग लगे तो ऊपर से पानी गिरने लग जाए। लेकिन पानी गिर जाए तो कई बार क्या है, कंप्यूटर में ना गिर जाए, क्योंकि आग लग रही है तो कंप्यूटर में ना लगे। मतलब बिल्डिंग में आपने स्प्रिंकलर्स लगा रखे हैं, तो ऐसे ही आग जैसे पकड़ी तो स्प्रिंकलर्स ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया। दो टाइप के स्प्रिंकलर्स होते हैं, ड्राई स्प्रिंकलर्स और वेट स्प्रिंकलर्स। तो लेकिन क्या आपको ये देखना है कि कंप्यूटर रूम को आपको अलग रखना है, और कंप्यूटर रूम में ऐसा करना है कि उसके दरवाजे जो हैं वो दीवारें दरवाजे सेग्रीगेटेड हों, उसमें फायर रेटिंग ज़्यादा हो। ऐसा हो कि कम से कम 2 घंटे तक उसमें आग ना पकड़ पाए, अंदर आग ना पहुंच पाए, अंदर आग का इफेक्ट ना हो पाए, ताकि कोई आदमी आकर उस 2 या 3 घंटे के पीरियड में आग बुझा दे। उसके बाद अगर वाटर या गैस लाइन है तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी पानी बाहर बहना चाहिए, अंदर को नहीं जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पर्टिकुलर कंपनी में काम करता था, उसमें जहाँ गुड़गांव में काम करता था, जब भी बारिश होती थी वो कंपनी अंदर से भर जाती थी, और बड़ी कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी। तो उसमें क्या करना पड़ता था कि पानी निकालने के लिए पंप्स लगाने पड़ते थे, तो उनका वाटर ड्रेनेज पॉजिटिव नहीं था। जब साइट चूज़ की, बहुत आउटसोर्सिंग कंपनी थी और बहुत बढ़िया कंपनी थी, उसके बाकी चीज़ के स्टैंडर्ड्स माने जाने स्टैंडर्ड्स थी, लेकिन साइट चूजिंग में उसने गलती कर दी थी, कहीं ना कहीं उसने गलती कर दी थी। तो क्या हुआ था कि वाटर ड्रेन का फ्लो पॉजिटिव नहीं था, पानी भर जाता था बिल्डिंग में जिस समय रेनी सीज़न होता था। इसी तरह एयर कंडीशनिंग में भी पॉजिटिव होना चाहिए। एयर कंडीशनिंग ड्रेनिंग, वो जो हवा की ड्रेनिंग होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि हवा बाहर को फ्लो करनी चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट आप देखोगे, सारी चीज़ एनर्जी से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। अगर आपके पास बैकअप नहीं है, अल्टरनेट पावर सोर्सेज नहीं है, ख़त्म है। अगर मान लिया सपोज आज की डेट में पेट्रोल विश्व से गायब कर दिया जाए, इकोनॉमी धाड़ से गिर जाएगी। दो अब इलेक्ट्रिकल कार्स वगैरह का कॉन्सेप्ट आ गया है, उतना नहीं होगा, लेकिन ये अगर कोई एलियन आ जाए और 1 सेकंड में सारी दुनिया का तेल गायब कर दें, तो कल की डेट में आपको खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा, फूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि खाना आपके पास आएगा ही नहीं। काला बाजारी होगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगी, दंगे हो जाएंगे, पंगे हो जाएंगे। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट और ऑयल की रिक्वायरमेंट और एनर्जी की रिक्वायरमेंट, वो उसको हम सोच भी नहीं सकते। थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि अगर मान लिया सपोज आपको अपने घर जाना है कार से, और अगर आदमी को धक्का देना पड़े उसको, आप कार में बैठे हो, अकेले आदमी कार में बैठे, तो कितनी एनर्जी लगेगी। तो कंपनी में सारे काम या किसी डेटा सेंटर में सारे काम एनर्जी से होते हैं, तो एनर्जी का बैकअप नहीं है, अल्टरनेट पावर सोर्सेज नहीं है, प्रॉब्लम है। तो ये थे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। इसके बाद हम अदर एडमिनिस्ट्रेटिव और मेंटेनेंस कंट्रोल भी पढ़ेंगे।